नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम यहाँ हैं 13 सितंबर 2025 की अहम समसामयिक घटनाओं पर गहराई से चर्चा करने के लिए। ये खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है और ये इस तारीख का पहला भाग है। जी हाँ, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं, और हमारा मकसद है कि इनमें से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो अंतर्दृष्टि है, वो हम निकाल कर आपके सामने रखें। बिल्कुल। और हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है। सही कहा। आज के टॉपिक्स काफ़ी फैले हुए हैं। हम राष्ट्रीय सर्वेक्षणों को देखेंगे, पर्यावरण से जुड़े दिन और पहल, फिर टेक्नोलॉजी कैसे यात्रा और वित्त को बदल रही है। हाँ। विज्ञान में नई खोजें हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास है, और आखिर में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला विषय है 2 बड़े राष्ट्रीय सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण यानी AIDIS और कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण यानी SAS। जी। ये दोनों जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच होने वाले हैं। जी। तो परीक्षा के लिहाज से, खासकर अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था GS पेपर 3 की बात करें, तो इन सर्वेक्षणों की क्या अहमियत है? देखिए, ये दोनों सर्वेक्षण भारत की जमीनी आर्थिक हकीकत को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। खासकर ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र की तस्वीर इनसे साफ होती है। अच्छा। AIDIS की बात करें तो इसकी शुरुआत तो 1951-52 में हुई थी। तब ये ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण था। अब ये शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में परिवारों के पास कितनी संपत्ति है, उन पर कितना कर्ज है, उनका निवेश पैटर्न क्या है, इस पर बहुत व्यापक डेटा देता है। इसे NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आयोजित करता है। ये MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है और ये लगभग हर 10 साल में होता है। पिछला वाला 2019 में हुआ था, 77वां दौर। NSO और MOSPI, ये नाम तो प्रीलिम्स के लिए भी याद रखने चाहिए। तो AIDIS हमें मूल रूप से बताता है कि लोगों के पास संपत्ति कितनी है और कर्ज कितना। हाँ, बिल्कुल से। और इसी डेटा से पता चलता है कि संपत्ति वितरण में असमानता कितनी है, क्रेडिट बाजार कैसे काम कर रहे हैं, और ये राष्ट्रीय खातों के आकलन का आधार भी बनता है। RBI और सरकार की नीतियां भी काफी हद तक इन नतीजों पर निर्भर करती हैं। अच्छा। और NSS, SAS जो है वो खास तौर पर कृषि परिवारों पर केंद्रित है। ये 2003 में शुरू हुआ था। अब ये कृषि परिवारों की आय, उनका खर्चा, उन पर कर्ज की स्थिति, सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कई पहलुओं को कवर करता है। यानी कि जैसे मुद्दे हैं कृषि संकट का या किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, जो GS पेपर 3 एग्रीकल्चर में आते हैं, उनके लिए SAS का डेटा बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, रिसर्चर्स सभी इसके डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो AIDS और SAS ये दोनों मिलकर भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, खासकर ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने वाले बैरोमीटर की तरह है। ये तो बात हुई अर्थव्यवस्था की। अब जरा पर्यावरण संरक्षण की ओर मुड़ते हैं। हाल ही में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। ये दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका इतिहास क्या है? जी, ये दिन उन अनगिनत वन कर्मियों और समुदायों के सदस्यों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। अच्छा। इसकी कहानी जुड़ी है 1730 के खेजड़ली नरसंहार से। ये राजस्थान के मारवाड़ साम्राज्य की बात है। उस समय महाराजा थे अभय सिंह। उन्होंने महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया। और वहां के स्थानीय बिश्नोई समुदाय ने इसका विरोध किया था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, है ना? हाँ, बिल्कुल। बिश्नोई समाज तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना ही जाता है। अमृता देवी और 363 अन्य ग्रामीणों ने पेड़ों को बचाने के लिए सचमुच उनसे चिपककर अपनी जान दे दी। ये बलिदान पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। इसने आगे चलकर चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों को भी प्रेरणा दी। और इसी ऐतिहासिक घटना की याद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय माने MoEFCC ने 2013 में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस घोषित किया। तो ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है। बिल्कुल है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जंगलों को बचाना सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय कर्तव्य भी है।
ये उन वन रक्षकों, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स के बलिदान का सम्मान है जो आज भी अवैध कटाई, अवैध शिकार, इन सब खतरों का सामना करते हैं। सही बात है। और ये हमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, जो जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण विषय हैं, इन सब पर वनों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के लिए जागरूक होने की प्रेरणा देता है। प्रेरणादायक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तकनीक की ओर। आजकल तकनीक जीवन को आसान बनाने के दावे करती है। हाल ही में 5 और हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP लॉन्च किया गया है। ये क्या प्रोग्राम है? इससे आम यात्री को क्या फायदा होगा? FTI TTP जो है, ये भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने की एक कोशिश है। अच्छा। ये 2024 में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर शुरू हुआ था और अब ये कुल 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध हो गया है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है? हाँ, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है ftitpp.mha.gov.in। उस पर जाकर रजिस्टर करना होता है, अपनी जानकारी भरनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर किसी FRRO ऑफिस या एयरपोर्ट पर जाकर बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। एक बार आप रजिस्टर हो गए तो फिर एयरपोर्ट पर आप ई-गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपना बोर्डिंग पास स्कैन कीजिए, पासपोर्ट स्कैन कीजिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और गेट खुल जाएगा। इमिग्रेशन की प्रक्रिया कुछ ही सेकंड्स में पूरी। वाह, ये तो काफी सुविधाजनक लग रहा है, खासकर उनके लिए जो अक्सर विदेश आते जाते हैं। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है और कौन सी एजेंसी देख रही है? रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट तक रहती है या फिर 5 साल, जो भी पहले हो, और इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। अच्छा। इसे लागू करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो गृह मंत्रालय के तहत आने वाला आव्रजन ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है। इसे हम ईज ऑफ लिविंग और बेहतर गवर्नेंस मतलब GS पेपर 2 गवर्नेंस की दिशा में एक कदम मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तकनीक यात्रा को आसान बना रही है और विज्ञान हमें प्रकृति के नए रहस्य बता रहा है। मध्य असम के पहाड़ी जंगलों से बेंट टोड गेको की एक नई प्रजाति मिली है, साइरोडैक्टाइलस वनोरक्षका। इस खोज का क्या महत्व है? ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की और खासकर पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता को दिखाती है। ये जो नई गेको प्रजाति है, इसका नाम असम वन विभाग के सम्मान में वन रक्षका रखा गया है, संस्कृत में वन का रक्षक। ये साइरोडैक्टाइलस खसियेंसिस समूह की गेको है और ये मिली है मध्य असम के दिमे हसाओ जिले में जतिंगा के पास। ये बरेल पहाड़ियों का इलाका है जो असम में ही है। ये एक बहुत ही खास इकोलॉजिकल जोन है। क्या इस प्रजाति की कोई खास बात है और ये गेको क्या होते हैं, थोड़ा संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, इस प्रजाति समूह की खासियत है उच्च स्थानिकता यानी हाई एंडेमिज्म। इसका मतलब है कि ये प्रजातियां एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही मिलती हैं। अच्छा, सिर्फ वहीं मिलती हैं? जी। इस खोज के बाद असम में साइरोडैक्टाइलस प्रजातियों की संख्या 5 हो गई है और गेको, जैसा आप जानते हैं, ये रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आमतौर पर छोटे होते हैं, रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उच्च स्थानिकता यानी हाई एंडेमिज्म के संरक्षण की नजर से क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इन प्रजातियों का जो रहने का ठिकाना है, जो हैबिटेट है, उसे बचाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो सीमित जगह नष्ट हो गई तो पूरी प्रजाति ही खत्म हो सकती है। सही बात है। तो ये खोज हमें याद दिलाती है कि अभी भी हमारे आसपास कितनी जैव विविधता छिपी हुई है। GS पेपर 3 एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी का एक अहम पहलू और उसके संरक्षण के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत है। बिल्कुल। अब तकनीक और वित्त के एक और दिलचस्प मेल पर आते हैं, विकेंद्रीकृत वित्त यानी DeFi। हाल में कुछ चिंताएं आई हैं कि अवैध समूह जैसे आतंकवादी संगठन इसका इस्तेमाल फंडिंग के लिए कर सकते हैं। आखिर ये DeFi है क्या चीज? DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक उभरती हुई फाइनेंशियल प्रणाली है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है। इसका मूल आइडिया है कि जो बीच के लोग होते हैं, जैसे बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान, उन्हें हटा दिया जाए। मध्यस्थों को हटाना। हाँ, और व्यक्तियों या व्यवसायों के बीच सीधे मतलब पीयर टू पीयर लेन देन को संभव बनाया जाए। तो ये काम कैसे करता है? क्या इसमें कोई बैंक अकाउंट या पहचान की जरूरत नहीं पड़ती? इसमें लेन देन होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, जो अपने आप काम करते हैं
ओपन प्रोटोकॉल होते हैं और विकेंद्रीकृत एप्लीकेशंस यानी डी एप्स होते हैं। सेवाएं वही हो सकती हैं जो पारंपरिक बैंक देते हैं, बचत, निवेश, उधार लेना देना, पैसे भेजना, बीमा, लेकिन बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। और हाँ, अक्सर डीफाई सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए कोई फॉर्मल खाता खोलने या केवाईसी जैसी पहचान की पुष्टि की जरूरत नहीं होती। एक डिजिटल वॉलेट होता है जो कई बार बिना पता या फोन नंबर के सिर्फ एक पासवर्ड से बन जाता है, वही गेटवे का काम करता है। बिना पहचान सत्यापन के लेन देन, यहीं से तो चिंता शुरू होती होगी, खासकर अवैध फाइनेंसिंग की, जो इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 का मुद्दा है। इसके फायदे क्या बताते हैं लोग? फायदे गिनाए जाते हैं कि लागत कम होती है, प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि बीच में कोई नहीं है, सबके लिए खुली पहुंच है, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का अलग रूप, और यूजर्स का अपने पैसे पर ज्यादा नियंत्रण होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, गुमनामी और रेगुलेशन की कमी इसके गलत इस्तेमाल का बड़ा खतरा पैदा करती है। ये दुनिया भर के रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इनोवेशन को भी बढ़ावा दे और साथ ही फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा भी बनाए रखें। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल होगा। चलिए अब ऊर्जा क्षेत्र की ओर चलते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARI डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की संभावना पर रिसर्च कर रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में तो हम काफी सुनते हैं, ये आइसोब्यूटेनॉल क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? आइसोब्यूटेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। इसका केमिकल फॉर्मूला C4H10O है। ये ब्यूटेनॉल का ही एक आइसोमर है। रंगहीन तरल होता है ये, और इसे भी इथेनॉल की तरह पौधों से बनाया जा सकता है। तो मतलब ये एक संभावित जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है, जो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर इसे इथेनॉल के विकल्प के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? इसमें से क्या खास बात है? इथेनॉल की तुलना में इसके कुछ गुण ज्यादा आकर्षक हैं। पहला, इसकी हीटिंग वैल्यू यानी प्रति यूनिट ये कितनी ऊर्जा पैदा करता है वो इथेनॉल से ज्यादा है। अच्छा। दूसरा, ये इथेनॉल से कम संक्षारक यानी कोरोसिव है, जो इंजन और फ्यूल सिस्टम के लिए बेहतर है। तीसरा, ये बहुत कम हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब ये हवा से नमी बहुत कम सोखता है। उसका क्या फायदा? उसका फायदा ये है कि इसे मौजूदा पाइपलाइन और स्टोरेज सुविधाओं से ही आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इथेनॉल के साथ ये एक चुनौती होती है क्योंकि वो नमी सोख लेता है। साथ ही इसकी ऑक्टेन रेटिंग भी अच्छी है। यानी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबिलिटी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं? हाँ, ये ज्वलनशील तो है ही, और त्वचा के संपर्क में आने या सांस के जरिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन ईंधन के तौर पर देखें तो मुख्य चीजें हैं इसकी एफिशिएंसी, इसका एमिशन प्रोफाइल जिस पर ARI रिसर्च कर रहा होगा, और इसकी उत्पादन लागत। ये भारत के एनर्जी मिक्स में विविधता लाने और जो हम आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं उस निर्भरता को कम करने के प्रयासों यानी एनर्जी सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में एक और विकल्प दे सकता है। दिलचस्प। वित्त के दुनिया में लौटते हैं एक और खास इंस्ट्रूमेंट के साथ, परपेचुअल बॉन्ड्स। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IRADA ने ऐसे बॉन्ड्स के जरिए 453 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये परपेचुअल बॉन्ड आखिर होते क्या हैं? परपेचुअल बॉन्ड एक तरह के बॉन्ड या ऋण पत्र होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। कोई मैच्योरिटी डेट नहीं? जी हाँ। इसका मतलब है कि जो संस्था इसे जारी कर रही है वो सैद्धांतिक रूप से मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। वो बस हमेशा के लिए ब्याज देती रहती है। इसीलिए इन्हें परपेचुअल यानी स्थायी कहते हैं। इन्हें पर्प्स या कंसोल बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो फिर निवेशक को अपना पैसा वापस कैसे मिलता है? और IRADA जैसी संस्थाएं इन्हें क्यों जारी करती हैं? निवेशक को मूलधन तब तक वापस नहीं मिलता जब तक जारी करने वाली संस्था बॉन्ड को कॉल ना करे। आजकल के ज्यादातर परपेचुअल बॉन्ड्स में कॉल ऑप्शन होता है। ये जारीकर्ता को अधिकार देता है कि वो एक निश्चित समय के बाद, जैसे 5 या 10 साल बाद, बॉन्ड को वापस खरीद ले और ब्याज देना बंद कर दे। अच्छा, इससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाँ, बाजार की स्थितियों के हिसाब से वो रीफाइनेंस कर सकते हैं। और IRADA जैसी संस्थाओं के लिए ये पूंजी जुटाने का एक स्थायी स्रोत बन जाता है। ये उनके कैपिटल बेस को मजबूत करता है, खासकर लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए, जैसे कि हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिहाज से जीएस पेपर 3 में अहम है, उसके फाइनेंसिंग के लिए। तो ये एक तरह से लोन और शेयर के बीच की चीज हुई। और रिस्क के मामले में ये कहाँ आते हैं? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। है तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट, पर इनमें
इक्विटी जैसे कुछ गुण हैं। रिस्क की बात करें तो क्योंकि इनकी अवधि अनिश्चित होती है, इनमें ब्याज दर बदलने का असर ज्यादा होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिससे इनके मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव आ सकता है। और अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो? अगर जारीकर्ता दिवालिया होता है तो परपेचुअल बॉन्ड धारकों का नंबर बाकी कर्जदारों के बाद आता है, लेकिन इक्विटी शेयर धारकों से पहले। भारत में मुख्य रूप से बैंक्स अपनी कैपिटल एडिक्वेसी यानी पूंजी पर्याप्तता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें जारी करते हैं। बैलेंस शीट पर इन्हें अक्सर इक्विटी जैसा माना जाता है। समझ गया। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कैपिटल मैनेजमेंट का एक जरूरी टूल है। अब फिर से पर्यावरण संरक्षण पर आते हैं। बेंगलुरु में कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी के एक हरे भरे इलाके को जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS घोषित किया गया है। ये BHS क्या होता है? ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे अलग है? BHS यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपनी समृद्ध जैव विविधता या वहां पाई जाने वाली दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों या स्थानीय प्रजातियों, एंडेमिज्म या फिर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002, ये एक्ट प्रीलिम्स और GS पेपर 3 एनवायरमेंट दोनों के लिए जरूरी है। इसकी धारा 37 के तहत राज्य सरकार अधिसूचित करती है, स्थानीय निकायों से सलाह करके। तो क्या BHS घोषित होने से वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर कोई असर पड़ता है, जैसे नेशनल पार्क में होता है? यही एक बड़ा अंतर है। नेशनल पार्क या सैंक्चुरी के विपरीत BHS घोषित होने से स्थानीय समुदायों की जो पारंपरिक प्रथाएं हैं या उनके उपयोग के अधिकार हैं, उन पर कोई अतिरिक्त रोक नहीं लगती, जब तक कि वो खुद स्वेच्छा से संरक्षण के लिए सहमत ना हो। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, इसका उद्देश्य है संरक्षण को स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ जोड़ना। ये जमीनी स्तर पर संरक्षण का एक सहभागी मॉडल है। आपको बता दूं, भारत का पहला BHS कर्नाटक में ही था, नल्लूर इमली ग्रोव 2007 में घोषित हुआ था। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने अपनी एक मलेरिया वैक्सीन एडफाइलसीवैक्स के निर्माण के लिए 5 दवा कंपनियों को अधिकार दिए हैं। ये वैक्सीन क्यों खास है? एडफाइलसीवैक्स भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी स्टेज मलेरिया रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। अच्छा, स्वदेशी है? जी, इसे ICMR के भुवनेश्वर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC ने विकसित किया है। इसका लक्ष्य है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये मलेरिया का सबसे खतरनाक परजीवी है, उसके संक्रमण को रोकना और समुदाय में उसके फैलाव को कम करना। इसमें मल्टी स्टेज और रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है? ये काम कैसे करती है? रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों से बनाया गया है। इसमें लैक्टोकोकस लैक्टिस नाम के एक फूड ग्रेड बैक्टीरिया का इस्तेमाल हुआ है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके मलेरिया परजीवी के प्रोटीन बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ओके। और मल्टी स्टेज इसलिए क्योंकि ये परजीवी के जीवन चक्र के कई चरणों पर असर करती है। खास बात यह है कि ये परजीवी को लिवर और खून में पहुंचने से पहले ही टारगेट करती है, जिससे संक्रमण रुकता है। साथ ही ये इंसानों से मच्छरों में होने वाले ट्रांसमिशन को भी रोकने की कोशिश करती है। इसके लिए कुछ खास प्रोटीन PFCSP, PF230 और PF4485 का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये न केवल व्यक्ति को बचाएगी बल्कि मलेरिया के फैलाव को भी रोकेगी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है। हाँ, ये स्वदेशी वैक्सीन विकास जो साइंस एंड टेक और हेल्थ GS पेपर 3 का हिस्सा है, उसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि WHO ने पहले ही बच्चों में मलेरिया रोकथाम के लिए 2 टीके RTS-SS01 और R21 मैट्रिक्स M की सिफारिश की हुई है। एडफाइलसीवैक्स का विकास भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। स्वास्थ्य के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का रुख करते हैं। IR GS पेपर 2। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्थित स्कारोबोरो शोल पर चीन द्वारा एक नेचर रिजर्व बनाने की घोषणा पर आपत्ति जताई है। यह स्कारोबोरो शोल विवाद क्या है? स्कारोबोरो शोर दक्षिण चीन सागर में एक एटोल है, मतलब मूंगे की चट्टानों से बना एक द्वीप समूह। इस पर चीन और फिलीपींस दोनों अपना दावा करते हैं। ये है कहाँ? ये फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन से करीब 220 किलोमीटर पश्चिम में है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये चीन के मुख्य भूमि से काफी दूर है, लगभग 900 किलोमीटर।
तो दोनों देशों के दावों का आधार क्या है और इसका महत्व क्या है? चीन, जो इसे वांगयान द्वीप कहता है, वो इस पर ऐतिहासिक दावा करता है। कहता है कि 13वीं सदी के युआन राजवंश से ये उनके नियंत्रण में है। वहीं फिलीपींस अपनी भौगोलिक निकटता और 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS के आधार पर दावा करता है। उनका कहना है कि ये उनके 200 नॉटिकल माइल के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर आता है। और महत्व? इसका सामरिक महत्व तो है ही, साथ ही ये मछली पकड़ने का एक बहुत अच्छा इलाका है, समुद्री जीवन से भरपूर है, तो इसका आर्थिक महत्व भी काफी है। तो ये दक्षिण चीन सागर में जो व्यापक क्षेत्रीय विवाद चल रहे हैं उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये विवाद सिर्फ इन दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भूराजनीति और समुद्री कानूनों की व्याख्या से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। यहाँ किसी का पक्ष लिए बिना दोनों पक्षों के दावों को समझना, UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भूमिका को देखना और इस क्षेत्र के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को जानना जरूरी है। सही कहा। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के बुनियादी संकेतकों से लेकर पर्यावरण संरक्षण, तकनीक के असर, फाइनेंशियल इनोवेशन, स्वास्थ्य में प्रगति और भू राजनीतिक तनाव तक कई अलग अलग आयामों को छुआ। जी हाँ, और ये सब अलग अलग दिखते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखना जरूरी है। आज हमने जिन विभिन्न क्षेत्रों पर बात की, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन पर एक अंतिम विचार ये हो सकता है कि भविष्य में ये क्षेत्र एक दूसरे को कैसे और किस हद तक प्रभावित करेंगे। ये सोचने वाली बात है। उदाहरण के लिए, क्या डीफाई जैसी तकनीक का इस्तेमाल BSS जैसे संरक्षण के प्रयासों के लिए कार्बन क्रेडिट या फंड जुटाने में पारदर्शिता ला सकता है? या फिर क्या बायोफ्यूल पर बढ़ता जोर खाद्य सुरक्षा के साथ कोई टकराव पैदा करेगा? ये इंटरलिंकेजेस, ये अंतर संबंध, इन पर विचार करना UPSC मेंस की तैयारी के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। वाकई। तो आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य के अपडेट्स मिस ना करें। हम जल्द ही 13 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे। जी हाँ, तब तक पढ़ते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।